नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज भूगोल विषय में 8वां पाठ ऋतु निर्मिति भाग 2 लेकर प्रस्तुत हैं। अब यहाँ पर इस पाठ में कुछ बहुत सी आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों की सहायता से उसको देखते हुए हम पाठ में आए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किस महीने में दिनमान लगभग 12 घंटों का होता है? ऐसा घटित होने का क्या कारण होगा? जून, सितंबर और दिसंबर महीनों के दिनमानों में आने वाले अंतर स्पष्ट करो। लाठी की छाया का स्थान किस कारण बदलता होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर उत्पन्न होने वाली स्थिति के बारे में क्या बताया जा सकता है? निम्न में से किन घटकों के साथ छाया के स्थान में आने वाले अंतर और दिनमान में आने वाले अंतर को जोड़ा जा सकता है? पृथ्वी का परिभ्रमण, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्ष। सामान्यतः जून, सितंबर और दिसंबर महीनों के दिनमान के अंकन के आधार पर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, उसी प्रकार दिन और रात समान रहने के दिनांक तुम्हारे ध्यान में आ गए होंगे। प्रत्येक वर्ष लगभग इन्हीं दिनों में यह स्थिति आती है। छाया के प्रयोग द्वारा हमने यह देखा कि सूर्योदय के स्थान में परिवर्तन होता है। सूर्योदय के स्थान में होने वाले परिवर्तन तथा दिनमान में होने वाले परिवर्तन किस कारण होंगे? सबसे पहले इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण है सूर्य का भासमान भ्रमण। निरीक्षण में यह ध्यान में आया होगा कि सूर्य के उदित होने का स्थान प्रतिदिन बदलता रहता है। जब हम पृथ्वी के ऊपर से सूर्य को उदित होते देखते हैं तब सूर्य संपूर्ण वर्ष में उत्तर अथवा दक्षिण की ओर खिसकता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में सूर्य अपने स्थान से कहीं भी जाता नहीं है। 21 जून से 22 दिसंबर की कालावधि में सूर्य के उदित होने का स्थान दक्षिण की ओर अधिकाधिक खिसकता है। इस कालावधि को दक्षिणायन कहते हैं। इसके विपरीत 22 दिसंबर से 21 जून की कालावधि में उत्तरायण होता है। इस कालावधि में सूर्य अधिकाधिक उत्तर की ओर खिसकता है। सूर्य के स्थान परिवर्तन का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष है। प्रत्यक्ष में सूर्य घूमता नहीं है, परंतु पृथ्वी के ऊपर से देखते समय वह हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। अतः सूर्य के इस भ्रमण को सूर्य का भासमान भ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर निर्मित होने वाली ऋतुएं केवल उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में घटित होती हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। थोड़ा विचार करो, सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थान 22 दिसंबर के बाद किस दिशा में खिसकता हुआ लगेगा? इसे सदैव ध्यान में रखो। विज्ञान में भी हम भासमान भ्रमण का अध्ययन करते हैं। सूर्य के उदित होने से लेकर अस्त होने तक पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात दैनिक भासमान भ्रमण का ही विचार किया जाता है। भूगोल में हम सूर्य के वार्षिक उत्तर दक्षिण भासमान भ्रमण का विचार कर रहे हैं। इन दोनों घटनाओं में यद्यपि सूर्य का खिसकना अनुभव होता है, फिर भी वह मात्र आभास अथवा प्रतीति होती है। दैनिक भासमान भ्रमण का संबंध परिभ्रमण से है तथा वार्षिक भासमान भ्रमण का संबंध परिक्रमण और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष से है। आकृति 8.1 का निरीक्षण करो। आकृति में दिए गए दिनांकों के अनुसार तुम जिस गोलार्ध में रहते हो उस गोलार्ध की सूर्य सापेक्ष स्थिति कैसी होगी? इस चित्र में बसंत संपात 21 मार्च, ग्रीष्मकाल में अयन स्थिति 21 जून, शीतकाल में अयन स्थिति 22 दिसंबर उत्तरी ध्रुव, शरद संपात 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को किस ऋतु का अनुभव करते हो?
उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन कौन सी ऋतु होती होगी? उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होगा तो विरुद्ध वाले गोलार्ध में समय कौन सी ऋतु होगी? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में परस्पर भिन्न ऋतुओं का ही एक ही कालावधि में होने का क्या कारण होता है? पृथ्वी की उप सूर्य और अपसूर्य स्थिति। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमण करती है। उसका यह परिक्रमण मार्ग लंब वृत्ताकार है। लंब वृत्ताकार के केंद्र में सूर्य होता है। सूर्य अपना स्थान बदलता नहीं। पृथ्वी लंब वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करती है। परिणामतः उसके और सूर्य के बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। परिक्रमण करते समय जनवरी के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। इसे उपसूर्य स्थिति कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष का दक्षिणी छोर सूर्य की ओर होता है। इसके विपरीत जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर अर्थात अपसूर्य स्थिति में होती है। यहाँ इस चित्र देखो। इस चित्र को देखने पर ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि जब ये जो दोनों स्थितियाँ दिखाई गई अपसूर्य और उपसूर्य स्थिति, इस चित्र द्वारा ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी छोर सूर्य की ओर होता है। आकृति की सहायता से सूर्य सापेक्ष स्थिति के अनुसार कौन सी ऋतु किस गोलार्ध में चल रही है ध्यान में आएगा। पृथ्वी के लंब वृत्ताकार परिक्रमण मार्ग और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के एकत्रित परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऋतुओं की निर्मित होती है। क्या तुम जानते हो? सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमण मार्ग पर पृथ्वी की गति अपसूर्य स्थिति में कम हो जाती है और उपसूर्य स्थिति में बढ़ जाती है। इन दोनों स्थितियों में की दूरी में अधिक अंतर होता नहीं, अतः उसका पृथ्वी की जलवायु पर अधिक प्रभाव अनुभव नहीं होता। भौगोलिक स्पष्टीकरण। परिक्रमण कक्षा में संपूर्ण वर्ष में 2 दिन विषुवत रेखा पर अर्थात पृथ्वी के मध्य स्थान पर सूर्य की किरणें लंबरूप पड़ती हैं। यह स्थिति सामान्यतः 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव सूर्य से समान दूरी पर होते हैं। इसी का अर्थ है पृथ्वी संपात स्थिति में होती है। प्रकाश वृत्त के कारण बनने वाली विषुवत रेखा तथा अक्षांशों के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग आकृति क्रमांक 8.3 में दर्शाए गए हैं। देखो 8.3 की आकृति। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक प्रकाशित और अप्रकाशित भाग समान है, तुम्हारे ध्यान में आएगा। ऐसी स्थिति में उस दिन पृथ्वी के ऊपर दिन और रात एक समान होते हैं। इसी को संपात स्थिति कहते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंब वृत्त पर पड़ती हैं तो संपात स्थिति होती है। इसे ही विषुवत दिन कहते हैं, दिन भी कहते हैं। प्रकाश वृत्त देशांतरी वृत्तों के साथ सटीक रूप से मिल जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 21 जून की कालावधि में वसंत ऋतु तथा 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत संपात कहते हैं तथा 23 सितंबर को शरद संपात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस अवधि में ये ऋतुएं इसकी विपरीत होती हैं। अयन दिन और विषुव दिन के दिनांकों में एकाध दिन का अंतर आ सकता है। यह अंतर पृथ्वी की वार्षिक गति में आने वाले अंतर के कारण निर्माण होता है। इसके बारे में लीप ईयर जो होता है कक्षा 5वीं में बताया गया है, थोड़ा सोचो। संपात दिन दोनों ध्रुवों पर सूर्योदय और सूर्यास्त होते रहते हैं। 21 मार्च को सूर्य का उदय किस ध्रुव पर होगा? आकृति 8.4 में झुके हुए अक्ष की स्थिति में पृथ्वी को 21 जून एवं 22 दिसंबर को दिखाया गया है। उसका प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग भी दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर चित्र अ में किस ध्रुव पर प्रकाश फैला हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर। चित्र ब में किस ध्रुव पर प्रकाश फैला हुआ नहीं है? किस गोलार्ध में दिनमान 21 जून को बड़ा होगा? किस गोलार्ध में रात्रिमान 22 दिसंबर को बड़ा होगा? कर्क रेखा पर किस दिन सूर्य की किरणें लंबरूप पड़ती हैं?
उत्तरी ध्रुव की स्थिति का विचार करें तो 22 मार्च से 23 सितंबर की कालावधि में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के मैच ग्रीष्मकाल में खेले जाते हैं, वहाँ ग्रीष्मकाल की कालावधि बताओ। नॉर्वे में सूर्य के दर्शन मध्य रात में किस कालावधि में होते हैं, उस समय वहाँ कौन सी ऋतु होती है। अंटार्कटिका के भारतीय अनुसंधान स्टेशन पर किस कालावधि में आधी रात को सूर्य दिखाई देता होगा, इस अवधि में वहाँ कौन सी ऋतु होगी। भौगोलिक स्पष्टीकरण। इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण इससे संबंधित जो भाग हो पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर अधिकाधिक झुका हुआ होता है, तब उस ध्रुव के गोलार्ध में 23 डिग्री 30 चांसों पर सूर्य की किरणें लंब रूप पड़ती हैं। देखो आकृति 8.4। 21 मार्च से 23 सितंबर अर्थात इन संपात दिनों को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंब रूप पड़ती हैं। इसके बाद विषुवत रेखा से कर्क रेखा अर्थात विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य की किरणें लंब रूप पकड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। केवल 21 जून अथवा 22 दिसंबर को क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इन दिनों को ऐन दिन कहते हैं। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव अथवा मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की किरणें किसी भी अक्षांश पर कभी भी लंब रूप में नहीं पड़ती। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात यहाँ रात सबसे छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसी तरह 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात यहाँ रात सबसे छोटी होती है, तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के भाग में 24 घंटे अथवा उससे अधिक समय तक सूर्य दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर तो 22 मार्च से 23 सितंबर तक अर्थात 6 महीनों तक आकाश में लगातार सूर्य दिखाई देता है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक रहती है। इस दिन विषुवत रेखा पर भी दिनमान और रात्रिमान एक समान ही अर्थात 12-12 घंटों के होते हैं। सूर्य की किरणें ऐन स्थिति संपात स्थिति का विचार कर हमने इस ऋतुओं का निर्धारण किया है। विषुवत रेखीय प्रदेश में ऋतु परिवर्तन का बोध नहीं होता है, अतः यहाँ की जलवायु की स्थिति पर पूरे वर्ष में बहुत अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु दोनों गोलार्धों में दूसरे स्थानों पर विशिष्ट कालावधि में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल और शीतकाल होते हैं। संपूर्ण वर्ष में ये क्रमशः एक के बाद एक आते रहते हैं। फलस्वरूप ऋतु चक्र का निर्माण होता है। इसी का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर सामान्यतः 2 ऋतुएं शीतकाल और ग्रीष्मकाल होती हैं। फिर भी विश्व में कुछ स्थानों पर 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। वातावरण में आने वाला बदलाव, हवा में स्थित वाष्प तथा हवाएं और वर्षा का भी ऋतुओं पर प्रभाव पड़ता है। कुछ अवधि तक लगातार होने वाली वर्षा शीतकाल और ग्रीष्मकाल को छोड़कर और भी कुछ ऋतुओं का समावेश करती हैं। अतः कतिपय स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग भागों में ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अलावा अन्य ऋतुएं भी मानी जाती हैं, जिससे भारत में विशिष्ट अवधि में वर्षा होती है। अतः ग्रीष्मकाल, शीतकाल, वर्षा काल तथा मानसून की वापसी, इस प्रकार 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में ग्रीष्मकाल, शरद, शीतकाल और बसंत, ये 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। ऋतु चक्र का सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी का अक्ष झुकाना होता तो पृथ्वी पर सर्वत्र वही स्थिति संपूर्ण वर्ष बनी रहती, अर्थात ऋतुओं का निर्माण न हुआ होता। तात्पर्य यह है कि विभिन्न अक्षांशों पर एक ही प्रकार की जलवायु का वर्ष भर अनुभव करना पड़ता है, परंतु पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण पृथ्वी के ऊपर ऋतुएं, विविधता और परिवर्तन जैसी बातें घटित होती हैं। पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन का परिणाम जीव सृष्टि पर होता है। जैसे दोनों गोलार्धों के 66 डिग्री 30 से 90 डिग्री के बीच भाग में 6 महीनों की कालावधि में पड़ने वाली सूर्य की किरणों के फलस्वरूप जैव विविधता पाई जाती है। दक्षिण के अंटार्कटिक प्रदेश में पेंगुइन पक्षी, वालरस और सील जैसे सजीव पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रेंडियर, रूबी रीछ, रूबी सियार जैसे सजीव पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मानव ने भी यहाँ की प्राकृतिक स्थितियों के साथ समन्वय स्थापित कर लिया है। अतिशीत जलवायु में भोजन की आपूर्ति कम होने पर भोजन की खोज में और शीत से अपना संरक्षण करने हेतु असंख्य पशु पक्षी अपना आवास स्थान बदलते हैं। फिर भी जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के साथ निश्चित सीमा तक अनुकूलन किया जा सकता है। फलस्वरूप सजीव निश्चित देश में ही अपने जीवन का अनुकूलन करते दिखाई देते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में ऋतु के अनुसार बर्फाच्छादन की सीमा उत्तर अथवा दक्षिण की ओर खिसकती है। उस आनुषंगिक रूप में पक्षी अथवा प्राणी स्थलांतर करते हैं। विशिष्ट समय में ही पेड़ों में फल लगते हैं। परिणामतः स्थानीय ऋतुओं
अथवा मौसम के अनुसार ही कृषि के मौसम निश्चित हो जाते हैं। थोड़ा सोचो, भारत और इंग्लैंड एक ही गोलार्ध में, फिर भी क्रिकेट मैचों का आयोजन सामान्यतः अलग अलग महीनों में क्यों किया जाता है? पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात समान कालावधि के होते हैं, फिर भी इन दिनों में पृथ्वी के कुछ हिस्सों में ग्रीष्मकाल तो कुछ हिस्सों में शीतकाल होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? उन दो देशों के नाम बताओ जहां मई महीने में ऊनी कपड़े पहनना आवश्यक होता है। उन दोनों देशों का अच्छा स्थान बताओ। क्या तुम जानते हो उत्तरी ध्रुव पर ठंड पड़ने पर दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक टर्न की दिशा में पक्षी अपना प्रवास करता है। तब जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तब यह पक्षी पुनः उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवास करता है। उसे यह प्रवास भोजन की खोज में करना पड़ता है। वह संपूर्णतः वर्ष भर में 70,000 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरे विश्व में संभवतः यह एकमात्र पक्षी प्रजाति होगी जो वर्ष में 2 बार ग्रीष्मकाल का अनुभव करती है। शीतकाल की ठंड और भोजन के अभाव में क्रौंच पक्षी उत्तर ध्रुव प्रदेश से भारत में आते रहते हैं। उनका हस्तांतरण 8 से 10,000 किलोमीटर दूरी का होता है। भारत में ग्रीष्मकाल प्रारंभ होते ही ये पक्षी पुनः उत्तरी ध्रुव की ओर स्थानांतरण होते हैं। थोड़ा विचार करो, भारत के संदर्भ में ऋतु परिवर्तन चक्र का सजीवों पर कौन सा परिणाम होता होगा? देखो भला क्या हो पाता यदि पृथ्वी का अक्ष झुका न होता तो निम्न स्थानों पर दिन और ऋतुओं के बारे में क्या स्थिति होती है? कनाडा, तस्मानिया द्वीप, नाइजीरिया, वेस्ट इंडीज द्वीप, पेरू, बोर्निया द्वीप। थोड़ा सोचो, ग्रीष्मकाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है तथा शीतकाल में जम्मू होती है। इसका क्या कारण है? इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।